बिहार नॉर्थ इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी ने आज तक कभी अपनी सरकार नहीं बनाई। एनआरसी तरह की बैक हैंड एनआरसी जिसको बोलते हैं, पिछले दरवाजे से बैक डोर ओवैसी साहब से सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से बैकडोर शुरू कर दी। बैकडोर से एनआरसी शुरू कर दी है। 10th 12th के मार्कशीट जिसपे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो या तो डेट ऑफ बर्थ का पंजीकरण हो। अब मेरा जो सवाल है और जो बहुत लोगों का सवाल है जो मेरे पास आते हैं कि अगर मैं कभी स्कूल नहीं गया तो मेरे पास कहाँ से वो आएगा। अशरफ मुसलमान होते हैं जिसमें से एक सैयद खान पठान जो होते हैं, फिर अफजाल होते हैं, अशराफ होते हैं, इस तरीके के तबका है पसमानदा मुसलमानों का जो बीजेपी के साथ जाके खड़ा हुआ है। जैसे आप वक्फ का जो बता रहे हैं, वक्फ का जो एक्ट है, जो बिल है, एक्ट जो है, उसमें भी यह है कि हाँ ये इसको मानने में मुझे कोई इनकार नहीं है कि वक्फ के जो कानून थे पहले और जो उसमें ज़मीनें थी और जो उसमें पसमानदा मुसलमानों को तो फ़ायदा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप एटस टेक देख रहे हैं। बात बिहार की करते हैं क्योंकि बिहार में जो सियासी घमासान है वो तेज हो चुका है। बिहार में कई पहलू हैं चुनाव से लेकर। चुनाव से पहले बिहार में इतनी उठापटक हो रही है कि चुनाव आते आते क्या होगा सबके मन में सस्पेंस है। क्या बिहार में जिस तरीके से एक बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है, वो बवाल जो मचा हुआ है वो है बिहार में वोटर लिस्ट है उसे संशोधन को लेकर। इसके पीछे अब जो राजनीति है वो क्या है और बिहार में जो एक फोकस है, एक मुसलमानों का एक जो वर्ग है उस पर जो फोकस किया गया है, उसे लेकर कितना बड़ा बिहार में उठापटक हो सकती है, कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तनवीर आजम सर। सबसे पहले सर तो यही सवाल है कि बीजेपी ने जो टारगेट करने की कोशिश की है मुसलमानों के एक खास वर्ग को, जिस तरीके से वक्फ बिल आया, वक्फ बिल में तमाम प्रकार की बातें थी, उसे लेकर कहा गया कि क्या फायदा हुआ है उस तबके के मुसलमानों को, कितना असर करेगा बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये जो आजकल कुछ दिनों से तकरीबन 10 दिन 15 दिन हो गए हैं कि जो बिहार में जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर के जो नाम हैं, उनको रिवाइज करने का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके चुनाव आयोग ने ये प्रोग्राम चलाया है। हालांकि ये चुनाव आयोग का प्रोग्राम है, लेकिन अपोजिशन है वो ये बार बार कह रही है कि बीजेपी की एक सोची समझी राजनीति है, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपको दोबारा जाके अपना वो कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बीएलओ लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें परेशानी ये है, जो मेरी जो लोगों से बात हुई है बिहार से, उनकी परेशानी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़ा लिखा तबका है वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का है, और दूसरा जो दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं उनका है। उनके लिए एक समस्या है कि ये डॉक्यूमेंट हम वापस कहाँ से लाएं, तो वो उसको लेके एक ये है। और जो फॉर एग्जांपल आरजेडी जो सबसे ज़्यादा मुखर है, कांग्रेस भी अब हो गई, आरजेडी ने तो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, और भी अलग अलग 3-4 पीआईएल फाइल हुए हैं, महुआ मोइत्रा ने भी फाइल किए हैं, पीयूसीएल ने भी फाइल किए हैं, एडीआर ने भी फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है कि आप इसको रोका जाए, क्योंकि लिस्ट तो ऑलरेडी है। देखिए, इस तरीके की रिवीजन कोई नई चीज़ नहीं है, रिवीजन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हाँ उसमें मुझे अच्छे से याद है कि उसमें एक वक्त दिया जाता है, तकरीबन साल भर का, 8 महीने का, 9 महीने। इस बार का जो टाइम है वो बहुत कम है। इलेक्शन जो है वो नवंबर दिसंबर में होने हैं। अब अगर आप अभी देख लें तो 2-3 महीने का समय है। तो इसमें जो अपोजिशन है उनको ये लग रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं, अब जैसे आरजेडी है फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस है फॉर एग्जाम्पल, आरजेडी का एक बड़ा तबका जो वोटर है वो मुसलमानों का है, और फिर दलित समाज के लोग भी उनको वोट करते हैं। उनको ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर कट जाएंगे। मुसलमानों का मैंने कुछ लोगों से सुना और कुछ पढ़ा भी, उनको ये है कि एक एनआरसी तरह की बैक हैंड एनआरसी जिसको बोलते हैं, पिछले दरवाजे से बैक डोर एनआरसी। ओवैसी साहब से सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से बैकडोर से एनआरसी शुरू कर दी है। तो ये एक बड़ा मसला है कि भाई एनआरसी जो ये वर्ड है वो उसको लेके बहुत, जब सीए आया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि वो एक्ट जो था, वो जो बिल थे और जो बाद में एक्ट बन गया, उसको एनआरसी से कोई मतलब नहीं था। एनआरसी एक प्रोसेस था जो असम में चल रहा था, नेशनल रेजिडेंस सिटीजन्स का, उसको उस तरीके से एम्पलीफाई किया गया कि ये पूरे इंडिया में होगा, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। ऐसा अभी तक तो पिछले 2-3 सालों में कुछ हुआ नहीं। तो ये जो एनआरसी का जो जिन है जो दोबारा निकल के आ गया, ये एक डेंजरस ये है अपोजिशन की तरफ से, जो एक मतलब आगे आके जो बोला जा रहा है बार बार। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आज मैं खबर पढ़ रहा था कि सीमांचल का जो इलाका है, और सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम का बहुत अच्छा पकड़ है। पिछले बार वो 5 सीटें वहाँ से जीते थे। उस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की पकड़ सबसे कमज़ोर है बड़ी पार्टीज़ में। कांग्रेस की भी पकड़ है क्योंकि उनके एक एमपी वहाँ से आते हैं, आरजेडी की भी पकड़ है और एआईएमआईएम की भी है। उनको यह है कि वहाँ पे जो बहुत सारे मुसलमान हैं
हमेशा ये बात चल रही है पिछले कुछ सालों से कि उसमें बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे इसमें आधार को एज अ डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। या तो आपके 10th 12th के मार्कशीट जिसपे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या तो डेट ऑफ बर्थ का पंजीकरण हो। जी। अब मेरा जो सवाल है और जो बहुत लोगों का सवाल है जो मेरे पास आते हैं कि अगर मैं कभी स्कूल नहीं गया तो मेरे पास कहाँ से वो आएगा। या किसी का 60 साल 50 साल पुराना कोई आदमी है जिसकी उम्र हो चुकी है 60 साल तब तो से, बर्थ तो सर्टिफिकेट वो नहीं बर्थ बनता था। सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा। तब तो बनता भी नहीं बनता था। भी नहीं अभी था भी उस टाइम पे। अभी भी हिंदुस्तान के बहुत ये सारे मान ऐसे के चले कि 30 से 40% ऐसे बिल्कुल, इलाके बिल्कुल। हैं जहां पर नहीं बनता है। जो लोग घरों में पैदा होते थे पहले उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था। और एक ज़माना था जब लोग घर में ही होते थे, हॉस्पिटल और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। उन लोगों के लिए ये एक उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और वो लोग ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरजेडी के ही वोटर हैं या कांग्रेस के ही हैं, लेकिन ये लोग का कहना है कि हमारे ज़्यादा वोटर हैं तो हमारे वोटरों की लिस्ट कट जाएगी। ऊपर से मुसलमान वाला एंगल आ रहा है कि भाई मुसलमानों को परेशान करने के लिए एनआरसी, बैकडोर की जो एनआरसी है वो लाई जा रही है। इस पे जो एक स्टैंड मुझे देखना है और जो बिहार के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जेडीयू का क्या स्टैंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जेडीयू ने इस पे कुछ नहीं बोला, बीजेपी भी इस पे बहुत ज्यादा मुखर होके नहीं बोल रही है। इस बार जेडीयू को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे सिर्फ मुख्यमंत्री का उस- सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहिए, बाकी चीजें बीजेपी देख ले। बिल्कुल। तो और बीजेपी भी अगर आप एसआईआर जो है, जो ये इलेक्टोरल का पूरा रिवीजन हो रहा है, उसको भी वो बहुत ज़्यादा उसको लेके बात नहीं कर रही है। उसका बस ये कहना है कि हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का एक के द्वारा शुरू किया गया कदम है, हम उसकी का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं ये वक्त से पहले चलाने चाहिए, इलेक्शन के बिल्कुल इतने करीब नहीं। क्योंकि देखिए अब कांग्रेस ये कह रही है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में भी हमें शक है कि हमारे बहुत सारे, ये हर इलेक्शन में इस तरह की कहानियां आती हैं कि हमारे वोटर के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए। दिल्ली के चुनाव में भी ये हर हुआ चुनाव था, में, महाराष्ट्र में भी हुआ पिछले था। 10 सालों में मैंने देखा हर चुनाव में। ईवीएम के आरोप के बाद ये दूसरा ये आरोप है। दूसरा आरोप है। और आप जब इस तरीके से कर रहे हैं तो वो आरोप को थोड़ा सा बल मिलता है। इलेक्शन जैसा आप जानते हैं, आप बहुत सीजन पत्रकार हो चुके हैं अब, तो इलेक्शन जो है वो सारे परसेप्शन पे ही लड़े जाते हैं। और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई आपको डिसइंफ्रास्ट्राइट करने के लिए कि आप वोट ना दे सके, इसलिए ये सारा एक तरह का एक प्रोग्राम चालू किया गया है। बिल्कुल सर। एक अब सियासी चर्चा करते हैं। एक सवाल है सियासी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन बना उसने बीजेपी को डेंट किया। यहाँ पर बिहार में बीजेपी के साथ भी सहयोगी पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास पिछड़े वोट भी हैं, दलितों का वोट भी है, मुसलमानों का वोट भी है। ऐसे में अब क्या होने वाला है? जिस तरीके से भाजपा ने एक पसमानदा मुसलमान जो वर्ग है और जो खास तौर पर निचले मुसलमानों का वर्ग है उनको टारगेट करने की कोशिश की है बीजेपी ने, कि उनको समझाने की कोशिश की है, देखिए वक्त हम लेके आए हैं, तुम वक्त में तुम्हारे लिए क्या किया, तमाम चीज़ें की बातें एक सामने आ रही हैं। इससे बीजेपी कितनी कामयाब हो सकती है, आरजेडी को कितना लॉस होगा इसमें? देखिए पसमानदा जो मुसलमान हैं, आप मुसलमानों में आप ये मान लीजिएगा अशरफ अभी होते तक हैं। कैटेगरी सर मुसलमानों के सामने नहीं आई हाँ नहीं, थी मतलब जैसे तरीके एक से। अशरफ मुसलमान होते हैं जिसमें शेख, सैयद, खान, पठान ये सब होते हैं, फिर अफजाल होते हैं, अशराफ होते हैं, इस तरिके के हैं। तो अशरफ को आप अलग कर दीजिए। अशरफ को अगर मैं इस तरीके से रफ इसमें समझाऊं कंपैरिजन में, तो आप ये समझ लीजिए कि जो फॉरवर्ड क्लास होते हैं हिंदूज के, उसी तरीके के हैं। क्योंकि मुस्लिम्स में एज पर उन बुक्स के हिसाब से उनके अंदर कोई कास्ट सिस्टम वर्ण की कोई ये नहीं है, लेकिन कास्ट इज़ अ फैक्ट तो है। तो जो आपकी जेडीयू जो है उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया है। नीतीश कुमार की एक अच्छी पैठ है उससे मुसलमानों में। बीजेपी भी अब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी सीटें होती हैं जहाँ पे बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे वो पसमानदा जो मुसलमान है वो वोट जो है वो चला जाता है आरजेडी या कांग्रेस के खाते में। तो क्योंकि वहाँ जेडीयू नहीं है, तो बीजेपी ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। और एक तबका है पसमानदा मुसलमानों का जो बीजेपी के साथ जाके खड़ा हुआ है। जैसे आप वक्फ का जो बता रहे हैं, वक्फ का जो एक्ट है, जो बिल है, एक्ट जो है, उसमें भी यह है कि हाँ ये इसको मानने में मुझे कोई इनकार नहीं है कि वक्फ के जो कानून थे पहले और जो उसमें ज़मीनें थी और जो उसमें पसमानदा मुसलमानों को तो फ़ायदा नहीं होता था। जो भी अपर कास्ट के जो मुसलमान थे, जो पहले से ही अमीर थे या जिनके पास पावर थी, उन्होंने ही उसका फ़ायदा उठाया। बीजेपी ये बता रही है कि हम ये एक्ट लाके हम आपको भी आपका हक देना चाहते हैं। जो इतनी सारी ज़मीनें हैं, इतने सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें आपको क्या मिला है। कितना कामयाब होंगे ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई मुसलमान शायद बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। फिर ये जो पूरा जो मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो शुरू किया है, इससे भी बिल्कुल डेंट पड़ेगा
इस अगर आप देखें तो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू है जो इस पर खुल के नहीं बोल रहे। मुझे लगता है चिराग पासवान भी 1-2 दिन में जरूर खुल के तो बोलेंगे। दूसरे प्रदेशों में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है सीधे हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में देखने को मिली, उत्तर यूपी में देखने को मिलती है, इवन दिल्ली में भी देखने को मिली। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार थोड़ा हटके है। तो बिहार में आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया अलग प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ आते हैं, अलग अलग बयानबाजी करते हैं, यहाँ पर क्या वो डैमेज कंट्रोल है जिस तरीके की ये चीज़ें चल रही हैं? देखिए, बिहार नॉर्थ इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी ने आज तक कभी अपनी सरकार नहीं बनाई है। मुझे लगता है दर्शकों को ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि अच्छा ऐसा है, कभी बीजेपी ने अपने दम पे सरकार नहीं बनाई है। अभी भी मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि बीजेपी का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि वहाँ पे इतना पॉपुलर है कि वो अपने दम पे मोदी जी के सहारे से भी सरकार बना ले, नहीं है। अभी जितने भी आप सर्वे देख लीजिए, मैक्सिमम सर्वे में या तो तेजस्वी यादव सबसे पहले चॉइस दिखेंगे चीफ मिनिस्टर का। मैं कल एक सर्वे देख रहा था, उसमें एनडीए को परसेंटेज हाई दे रहे थे वोटर का, लेकिन सीएम की जो पहली चॉइस थे वो तेजस्वी थे। दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पे कोई नहीं है। अगर आप ये मान लीजिए कि तेजस्वी 40 पे हैं, नीतीश 35-36 पे हैं, तीसरा वाला जो बंदा आता है वो सीधा सिंगल डिजिट में आ जा रहा है। तो ये बीजेपी को पता है कि मेरे पास कोई चेहरा नहीं है। और नीतीश एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है, अभी भी है। और जो आप जैसा आपने शुरू में ही बोला कि नीतीश की पार्टी और नीतीश कुमार का सीधा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेयर पे है, तो वो एकदम सही ये है। प्लस अब जो आपके रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी एक मुश्किल नहीं खड़ी कर दी है कि भाई मैं तो सारे 243 सीटों पे लड़ूंगा। लास्ट चुनाव में हम लोगों ने ये देखा 2020 वाले में कि उनके 70-75 जगहों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा डेंट लगा था वो जेडीयू को ही लगा था। इस बार अगर वो 243 पे लड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि नहीं लड़ेंगे, ये पोस्टरिंग है, अपनी सीटें जरूर कम करेंगे, बीजेपी के साथ बात होगी। लेकिन हाँ, अगर वो फिर से वही काम करते हैं तो जेडीयू को ही डेंट लगेगा। तो बिहार की जो राजनीति है ना, वो अपने देश के हर राज्य की एक अपने अलग राजनीति है। बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सबको राजनीति समझ में आती है। वहाँ पे हर दूसरे इंसान से आप बात करिए, उनको राजनीति पता है। मैं इतने भरोसे से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वहीं का हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे राजनीति सबको पता है। धर्म वाली राजनीति, किसी विशेष वर्ग को टारगेट करके, ये वाली राजनीति अभी वहाँ पे थोड़ा टाइम मतलब अभी वहाँ पे मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी भी ये समझती है, जेडीयू भी ये समझती है, सब समझते हैं। तो वहाँ पे दूसरे तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। और बीच में क्योंकि जेडीयू है, जेडीयू को अलग करके आप किसी सरकार की वहाँ पे कल्पना नहीं कर सकते, ये एकदम लिख के रख लीजिए। और जेडीयू जो है, जब तक नीतीश अभी हैं तो वो एक सेकुलर उन्होंने अपना वो छवि बना के रखी है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, ऐसा कुछ कोट अनकोट कि भाई ऐसा लगे कि मुसलमान की टारगेटिंग की जा रही है। एक जो मसला है जो इस बार नीतीश कुमार के थोड़ा सा खिलाफ जाते दिख रहा है, वो यही है कि वो पिछले 2-3 जो वक्त का कानून हो, चाहे ये इलेक्टोरल रिवीजन वाला हो, इस पे वो कुछ बोल नहीं, उनकी पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। मुझे लगता है वो अभी भांप रहे हैं। मुझे लगता है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के जो में सुनवाई है उसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर वहाँ से कुछ स्टे आ गया तो ठीक है, नहीं आने के बाद मुझे लगता है कि मुसलमान का जो वोट बैंक है उनका, वो जरूर छिटकेगा अगर ये नहीं रोका गया तो फिर हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए, कुछ कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो ये है कि ये बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बात जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, और अपना एडिटर स्टेक का एक वो है, ट्रेडमार्क हमारा स्टाइल है कि हम लोग डिस्कशन में ये ज़रूर बताते हैं लोगों को कि कौन आखिर वहाँ पे किसका क्या होगा। तो ये मैं आज अभी भी ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, बीजेपी की सीटों में इजाफा होगा। नीतीश कुमार की सीट पिछले बार 54-55 थी, 2-4 घट जाएंगी, थोड़ी बहुत सीट शायद आरजेडी की बढ़ जाए, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये है, लेकिन हाँ, सरकार तो महागठबंधन की बनेगी, और एनडीए की बनेगी, और चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो हम लोगों ने आपको डेटा थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा बताया अभी, क्योंकि चुनाव भी बहुत काफ़ी दूर है, तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी, बहुत सारी परिवर्तन। और बस मैं दर्शकों से ये भी जरूर जानना चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे कहीं और भी जो हमें सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप में से कितने को लगता है कि ये एनआरसी है बैकडोर से। बिल्कुल, ये सवाल है आपके लिए, आप ज़रूर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और देखिए, बिहार जो है अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि बिहार में
एक जगह एक तरफ तो चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत आंदोलन भी चल रहे हैं, जैसे हम प्रशांत किशोर का देख रहे बिल्कुल, हैं, वो नई पार्टी खड़े करके बिहार को एक तरीके से बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं पे कन्हैया कुमार जैसे लीडर भी सामने हैं बिहार में इस बार, जिनकी किस्मत हालांकि एक बार आजमा चुके हैं इस बार, लेकिन बड़े लेवल पर उनकी किस्मत इस बार देखी जाएगी कि क्या करेंगे, क्योंकि लंबा उन्होंने एक तरीके से यात्रा निकाली, बहुत कांग्रेस के लिए काम किया। अब देखना होगा कि ये काम कितना धरातल पर उतर पाता है या नहीं। बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सा जो गठबंधन है वो मजबूत है, जो नई पार्टियां हैं वो क्या कुछ कर पाएंगी? और साथ में चिराग पासवान ने जिस तरीके से कहा है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी का क्या स्थिति रहेगी, क्या हाल रहेगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और एनआरसी को लेकर जो हमारा सवाल है उसका जवाब ज़रूर दें, और लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया।